8. अर्श, ये एक वाकया है अगेन उत्तराखंड गई जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वाकया बड़ा एक कॉमन चीज है जो शायद देश के कई ऐसे कोनों में सेम कहानियां सामने आई हैं। ओके। और कहानी को जैसे है कि जो मेरे गांव है रानीखेत, उसके पास में एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी। बहुत तगड़ा बंगले होता है एक्चुअली, शायद अंग्रेजों के जमाने का बंगले होता है जो भी है। तो उसमें एक जमाने में ये अफवाह फैला दी गई कि यार एक जी जो बेसिकली जिसको अंग्रेजी में वेयरवुल्फ वगैरह कहते हैं ना, भेड़िया, नर भेड़िया टाइप का जी, तो कुछ इस किस्म का बना दिया कि एक नर भेड़िया है और नर बाघ बेसिकली आता हम लोग, एक नर बाघ है जो रात के टाइम पे जो है टहलता वहां पे, और वो अक्सर जो है वहां पे खून की बूंदे दिखाई देती थी और छोटे छोटे पॉज, लेकिन ना कायदे से 4 होने चाहिए, सिर्फ 2 होते थे। याजन लग रहा था कोई चल रहा है। तो क्या कोई बना के चला जाता था या फिर अब ये इवेंचुअली बात मैं क्योंकि भाई गर्मियों की छुट्टियों में जाता था अक्सर, तो मुझे बस खाली सब सुनने को मिलता था और ये कहानियां लोग बताते थे कि वहां पे छोटे ऐसे ना वो पंजे के निशान वगैरह दिखाई देते हैं। इवेंचुअली जब लोग बड़े हुए काफी टाइम बाद ये बात पता चली कि ये जो बिल्डिंग थी वो एक माफिया जो छोटा राजन जो है उनके गुर्गे का ये जो है बेसिकली प्रॉपर्टी थी, और उसको ऐसा सेफगार्ड रखने के लिए और इसपे सरकारी कब्जा ना हो, कुर्की हो गई थी हुई छोटे राजन की, वो ना हो, इस करके वहां पे से कहानी चला दी गई। ओके। और ये अब वो बाद में वो क्या था, निशान क्या थे, हो सकता है शायद अफवाहें हो, किसी ने कभी शायद ना ही देखा हो, कई लोग क्लेम करते थे उन्होंने देखा है, लेकिन हो सकता है किसी ने ना भी देखा हो। तो मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है हर्ष की, ये कोई बहुत आइसोलेशन वाला मुद्दा नहीं है। ऐसे कई कहानियां हम लोगों ने सुनी कि प्रॉपर्टी के कब्जे में, एक तो मुझे लगता है प्रॉपर्टी वाले जो मैटर होते हैं इंडिया में, उसमें काफी जो है जमाने भर के तंत्र मंत्र एंटिटी और ये भूत प्रेतों का सहारा लिया जुड़ी होती हैं, कई सारी भ्रांतियां भी जुड़ी होती हैं। लोग ऐसा फितूर ही पा लेते हैं कई चीजों को लेके, जब दिखावा करते हैं। पिछले उसमें आपने क्या एपिसोड में बात बताई थी, जो आपकी जानने वाली थी, जो फीमेल थी, जिनको शायद से प्रॉपर्टी का लालच वगैरह था, लेकिन वो नाटक इस तरीके से कर रही थी कि उनके ऊपर भूत ही चढ़ गया, बुआ का भूत ही है जिसका भूत था। जी जी जी। तो ये मुझे आई एम प्रीटी श्योर आपने भी कई इस तरीके के केसेस एनकाउंटर किए होंगे जहां पे प्रॉपर्टी को लेके लोग इस तरीके का नाटक फैलाना शुरू करते हैं और बहुत बाद में जाके, या कभी शायद नहीं भी, उनकी पोल खुलती है या नहीं खुलती है, जो भी है। बिल्कुल, मतलब मेरे दोस्त के घर की बात है ये, तो उनके घर में एकदम वैसा वाला माहौल था, सात्विक वाला, कि भाई चिकन विकन कुछ नहीं खाना है। बट में जो मेरा दोस्त था वो अल्ट्रा चिकन वाला था, तो खाता भी था और मतलब उसका सारी चीजें चालू थी। तो अब सिनेरियो ये हुआ कि उसके घर एक दिन हम पहुंच गए, तो घर पहुंचे तो घर के अंदर जाने पर एक छोटी सी मूर्ति थी, मतलब मार्बल की जो मूर्ति होती है, किसी दादा वादा किसी कोई होंगे उनके, उसकी मूर्ति थी, उस पे हार वार चढ़ा हुआ था, विच इज शायद उनके श्रद्धांजलि में बना दिया गया एक तरीके से। तो क्या देखते हैं कि एक और जो उनके पापा हैं वो आते हैं, मार एकदम पूजा वूजा करते हैं, उसके चारों तरफ घूम के पूरा परिवार आके वहां इकट्ठा होता है आरती में, ऐसा जैसे वो भगवान हो। मैंने दोस्त से पूछा ये क्या है, कहता अभी मत बोलो, बाद में बताएंगे। बाद में उसने बताया कि ये जो दादाजी हैं जो हमारे खत्म हो गए थे, ये पापा के अंदर आते हैं। मैं मतलब समझे नहीं किस तरीके से, तो उसने बोला सवारी आती है पापा के ऊपर। अगेन मैं अब सवारियों पे आता हूँ पहले, ठीक है। जी। तो मैंने कहा ऐसे तो हजारों लोग हैं जिनके ऊपर माता की सवारियां आती हैं, जिनके ऊपर न जाने क्या क्या आ जाता है, इनके ऊपर स्वयं काली माँ आ जाती है और जीभ निकालने लगते लोग। इस तरह के 50 वीडियो पड़े हुए हैं। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, पर जिनको मैंने देखा वो गलत है, बात ये है, और मैंने एक्सप्लोर करके देखा। यार अब ये ऑब्वियसली एक काउंटर लाइन ये हमेशा है, मतलब ये पार्टी लाइन नीचे की, ये जाहिर सी बात सबके लिए ये स्टेटमेंट नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन जो एक आध ऐसे भी केस होते हैं, हाँ ऐसे भी होते हैं, सारे जो अघोरी होते हैं वो हर गलत नहीं हो सकते, जो सारे जो अघोरी होते हैं वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन जो कपालिक हैं वो हैं, बिल्कुल। उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत भी की। इवन कपालिकों में भी कुछ अच्छे हैं, इवन कपालिकों तो एग्जैक्टली। तो ये बड़ा पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कोई कोई जाति विशेष या कोई धर्म विशेष, कोई समुदाय विशेष टोटली गलत होता है, ऐसा ऑब्वियसली सीन नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने जब देखा तो मैंने, अब देखिए देखने में राहुल समझ में आ जाता है आपको कि वो चीज जो हो रही है, उदाहरण के तौर पे भद्रकाली की देव डोली, तो कोई उसको देखेगा तो उसमें कितना भी लॉजिक लगा ले उसको मिलेगा ही नहीं कोई लॉजिक, कि वो उतनी भारी जो डोली है वो इतनी ज्यादा जंप कैसे कर रही है विदाउट एनी ग्रेविटी। तो समझ में आता है। उनके घर में क्या हुआ कि सब लोग खड़े एकदम जैसे आरती वारती हो रही। अब आरती भी पता नहीं किसकी आरती हो रही, हमने कभी सुनी नहीं वो आरती। तो अच्छा, हाँ वो आरती शायद उनके दादाजी की आरती उन्होंने बना ली है एक तरीके से। बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था। तो थोड़ी देर में क्या होता है कि परिवार वाले सब लोग बैठते हैं और मैं भी बैठ जाता हूँ उधर ही। तो शटाई वगैरह पड़ी हुई थी, और उसके बाद
उनके पापा अचानक से वाइब्रेट करने लगते हैं बहुत जोर जोर से। क्या क्या वाइब्रेट करने जी, लगते मतलब हैं? पूरी बॉडी जो है उनकी पूरी तरीके से हिलने लगती है। जी, जी, जी। ही वाज लाइक कि मिर्गी के दौरा टाइप का जैसे आता है वैसा कुछ। एपिलेप्सी टाइप का। तो एपिलेप्सी टाइप का, ओके। हिलने लगते हैं, अचानक से उनकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं और कहने लगते हैं कि छोटी बहू को बुलाते हैं, इधर आओ, उसको आशीर्वाद देते हैं, बोलते जा तेरा बच्चा हो जाएगा। और जी। मतलब जो भी चीजें हैं इस तरीके से। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, भले ही सरप्राइजिंग वाले तरीके से कि मतलब इधर आओ तुम। ये बड़ा यूनिक था मेरे लिए, पहला एक्सपीरियंस था, देखने में नहीं, किसी के पास जाके उसने खुद बुलाया हो मुझे। तो मैं गया और मेरे ऐसे पीठ पे हाथ रखा, बोले कि जाओ तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, ऐसा करके। और मैं थोड़ा हट गया अलग। तो अब ये थोड़ा यार देखने वाला था राहुल, कि मैंने ऐसा महसूस किया है, जितना भी मैंने अभी तक लोगों को देखा है, मैं इन डेप्थ में नोटिस करता हूँ, इवन इन भूता कोला ऑल्सो, जहां पर एक्चुअली में देव आते हैं शरीर में, तो आपका बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता है। अब आपको अगर डिटेल में बताऊं तो आप किसको पकड़ रहे हैं, किसको बुला रहे हैं, ये सब आपको कुछ अंदाजा नहीं होता है जब आपके शरीर में एक्चुअल में कोई देव का पोजीशन होता है। तो जब आप कोला देखेंगे ना, भूता कोला और पंजुर्ली देव का, तो वो सीधा हाथ पकड़ते हैं और अपने लेटते चले जाते हैं। जो उनके पास आता है उसका हाथ सीने पे रख लेते हैं। उनका सीन ये है एंड में। लेकिन इनके साथ क्या था, अरे छोटी बहू इधर आओ, मतलब वो प्रॉपर नाम लेके बुला रहे थे। और इस तरह की चीजें फिर वही प्रॉपरली होश में थे। और कॉन्शियसनेस कहाँ से आ रही है तुम्हारी इतनी, ताकि पहचान में आ रही कौन क्या रिश्ता है, कौन क्या इंसान है। आपको रिश्ते नाते कुछ नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि उस यूनिवर्सल एनर्जी के लिए कुछ नहीं है वो सब चीजें, वो मेड अप चीजें, रिश्ते मेड अप चीजें मेरे हिसाब से भी। तो जब क्या बोलते मैंने जब पैर की तरफ देखा उनके, मैंने ऐसे नीचे झुका आशीर्वाद लेने के लिए, पैर छुए नहीं मैंने, तो देखा पैर एकदम नॉर्मल है। जब पैर नॉर्मल है, मतलब मैं और डिटेल में बताता हूँ, जब किसी इंसान के शरीर में देव आते हैं या पोजीशन होता है, आई डोंट नो कभी आपने देखा है कि नहीं, तो उसके पैर के अंगूठे श्रिंक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वो दबा लेते हैं। मतलब ऐसा जैसे हम लोग कोई चोट लगती है पैर में या बॉडी में, तो पैर को सिकोड़ लेते हैं ना, वो लोग भी वैसे ही कर लेते हैं। पर उनके एकदम पैर नॉर्मल थे। ये मेरी अपनी रिसर्च है एक तरीके से। जाकर देखा अर्शलिंग, कभी मैंने नोटिस नहीं किया कि ऐसा कि पाँव के अंगूठे को आप जब नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि पैर से ही मतलब आपका जो ऊर्जा चक्र है वो जागृत हो रहा है, अंगूठे से फिर सर तक का क्राउन चक्र तक। बात भी करी जो यम पाश जो माना जाता है पाँव के अंगूठे पे, एकदम सिकोड़ लिया जाता है ताकि उस पर असर ना पड़े तुम्हारी रियल बॉडी पे। मतलब ऐसा कहते हैं जब देव आते हैं, तो उनके पैर एकदम नॉर्मल थे, नॉर्मल खड़े थे। खैर मैं चला गया दूर, फिर वो उनकी काफी देर ये हरकत चली है, फिर ऐसा गोल गोल घूम के जोर से एकदम गिर गए और फिर कहते हैं मुझे क्या हो रहा था, इस तरीके से एक सिनेरियो था। मैंने अपने दोस्त को पूछा ये कब से चल रहा है, तो उसने बोला कि करीबन 15 साल हो गए दादा को खत्म हुए। मैंने कहा दादा को खत्म हुए 15 साल हो गए, तब से तुम्हारे दादाजी आते हैं इनके शरीर में 15 साल से, और रीजन क्या है? उन्होंने कहा, तो वो बोलते हैं कि जो दादा हैं वो मर के अब ब्रह्म बन गए, वो मतलब एकदम परम ब्रह्म को प्राप्त हो गए। मैंने कहा और ये तुमको बताया किसने कि वो परम ब्रह्म को प्राप्त हो गए? तो कह रहे हैं कि हमारी जो दादी हैं उन्होंने कहा कि परम ब्रह्म को प्राप्त हो गए। अब ये तो यार ये तो वही वाला सीन है कि यहाँ जाओगे तो यहाँ ये मिल जाएगा, अब तुम वही खोजने जाओगे तो तुम्हारा दिमाग कहीं ना कहीं तो देखेगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने माना नहीं और मैंने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं, एक रात हम रुकते हैं यार, मेरा मन है इसे देखने का, ऑब्जर्व करने का। तो उन्होंने बोला कल से यहाँ पर उत्सव चालू हो जाएगा उनके घर में, मतलब कुछ होता होगा दादा का 2-3 दिन का आराम से। तो हम रुके, खूब सारे लोग आए, दर्शन वर्शन कर रहे हैं, प्रसाद वसाद चढ़ा रहे हैं, मतलब उन्हीं के फैमिली के लोग, ऐसा नहीं कोई बाहर का चढ़ा रहा है। तो अब उनके दादाजी बड़े वैसे पूजनीय टाइप के थे लोगों की नॉलेज में कि भाई हाँ बड़े इज्जतदार किस्म के थे। तो इस तरीके से मैं क्या देखता हूँ राहुल कि इनके जो पिताजी हैं ये अपने रात में कमरे में बैठे हैं और ये ना हिल रहे हैं बहुत जोर जोर से। अगेन मेरे कमरे के पास ही इनका कमरा था, तो मैंने देखा तो वो बहुत जोर जोर से हिल रहे हैं। कमरा बंद करके मैंने खिड़की से देखा, हिलने के बाद कह रहे हैं ये सही है। अगेन ये मेरे दिमाग में हिट कर गया। वो हिलने की प्रैक्टिस कर रहे थे एक्चुअली, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आज तक उनके घर में ये होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अपने आपने ऑब्जेक्ट करने की या आपने सही करने की कोई कोशिश नहीं करी? मेरा ऐसा मानना है जब आपको बिलीव करना ही है तो आप करो। मेरे 10 बात बताने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। मेरे दोस्त ने भी नोटिस किया, इवन जो जिसके पापा थे उसने खुद कहा कि यार पापा जबरदस्ती हिलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं यार, ये क्या बात होती है। और वो जो बता रहे हैं वो गलत होता है, बट इंसान मान लेता है भैया दादाजी आए हैं तो यही हो सकता है, ऐसा ही कुछ। और ऐसा कोई रॉकेट साइंस बताते नहीं है वो, जा तेरा ये हो जाएगा, बड़े कॉमन चीज बताते हैं।
तो ये चीज आज भी होती है उनके यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ फितूर जिंदगी भर के लिए चलते हैं राहुल, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। अब उनके परिवार का इतना दृढ़ निश्चय है, दृढ़ आस्था है उसके बीच में कि वो लोग कभी चेंज करेंगे ही नहीं उस चीज को, मुझे ऐसा लगता है। बड़ा ही यूनिक है। ये तो एक परिवार के अंदर की बात हो गई, लेकिन हर्ष जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये खैर काफी पहले की बात भी नहीं, रिसेंट की थोड़ी बात है। हल्द्वानी जो हमारा बेसिकली जो मेरा ननिहाल है, उसके रास्ते में एक थोड़ा जंगल टाइप का एरिया पड़ता है, गोला पार उस एरिया को बोलते हैं। तो वहां पे अब ये एक स्टोरी लोग बताते हैं, ठीक है, कि एक कहीं मतलब जंगल के अंदर, ठीक है, वहां पे हाईवे है, हाईवे के अगल बगल जंगल है, टी के वहां पे पेड़ वगैरह काफी होते हैं, टी काफी महंगा वो होता है। तो वहां पे अपेरेंटली कुछ साल पहले की बात है, 10-15 साल पहले, वहां पे किसी ने मजार बना दी, ठीक है। जब मुझसे पूछा गया तो भाई बोला कि मोइन चिश्ती साहब की ये मजार है और ये सालों से धरी है। अब जो वहां के लोकल थे, अच्छा वो एरिया इतना इनहैबिटेड नहीं था, ठीक है, वहां लोग थोड़ा दूसरी साइड रहते नदी के, ठीक है। तो वहां पे जो नई जनरेशन लोग थे उन्होंने मानना शुरू कर दिया, जो पुराने वाले थे उन्होंने भाई मना किया, लेकिन किसी ने उनकी सुनी नहीं जी। अब लोग बताते हैं कि उसके आसपास भाई जिन लोगों के खेत हुए थे उनको ये बोला गया कि भाई आप यहाँ से पोजीशन अपना हटा दी, क्योंकि यहाँ पे मजार चुकी है, यहाँ पे बाबा की कृपा है। और ये लोग क्या करते थे कि ऐसा एक कुछ केमिकल आते हैं, क्लोराइड्स वगैरह, तो वो लेके खेतों में जाके डाल दें। तो उससे क्या होता है ना कि खेतों की जो वो होती है, उपज की शक्ति जो होती है, फर्टिलिटी, तो एकदम बर्बाद हो जाती है। तो वहां लोगों ने देखा है उसके आसपास, सही में बोला गया था कि यहाँ पे अगर आसपास आप खेती करोगे, ये करोगे तो बर्बाद हो जाएगा। तो सही में वो चीज होने लग गई। वहां पे जितने लोग खेत सब बर्बाद होने लग गए। लोगों ने डर के मारे भाई छोड़ ही दी जमीन, या बहुत सस्ते में बेच डाली, जो भी किया। तो ये जो एक पूरा कांड था, ये मल्टीपल जगहों में से होने लगे। तो उसके बाद जो है जब किसी ने इन्वेस्टिगेशन वगैरह करी, तो जब वहां पे मजार को खोदा गया, पता चला होगा खाली सीमेंट का उन्होंने चबूतरा बनाया हुआ था, कुछ अंदर था ही नहीं वहां पे। तो ये मतलब ये ना एक आई एम प्रीटी श्योर कि सारे ऐसे नहीं होते हैं, हो सकता है कुछ ऐसे होते हो, बट ऐसी हरकतें लोग करते हैं फितूर के नाम पे। और अब यकीन मानिए उस टाइम पे लोग ऐसा मतलब हर जो धर्म के लोग वहां पे आते थे, औलाद मांगने कोई चला आ रहा है, कोई कुछ किसी का वहां रुमाल कोई बांध दे रहा है, कोई घंटी बांध दे रहा है, और उनकी मुरादें पूरी भी हो रही हैं, पता नहीं क्या कैसे। तो मुझे लगता है ना इस तरीके के जो स्कैम है पैन इंडिया कई जगहों में चल भी रहे हैं। और इंडिया ही नहीं राहुल, ये सब गाँव में भी चल रहे हैं, बहुत ज्यादा गाँव में ज्यादा चल रहे हैं। जैसे मेरी जो बुआ है, एक छोटी बुआ है, तो सॉरी बड़ी बुआ है, तो उनके गांव में क्या, मैं पहली बार गया और वहां जाके फूफा जी ने कहा कि थोड़ा आगे जो खेत है वहां मत जाना। मैंने कहा क्या हो गया खेत में ऐसा? तो उनका वहां मजार है बाबा की, तो बाबा जब आएंगे तब जाना। हमने कहा मजार है और बाबा ही आ जाएंगे, मतलब क्या स्पिरिट आएगी क्या उनकी? तो उन्होंने बोला नहीं, जिन बाबा की मजार है उनके भाई आते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। अच्छा, उससे पहले करीब 3-4 साल पहले मम्मी बुआ से कभी बात कर रही होंगी, तो घर में कोई प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने बुआ से शेयर किया। तो बुआ ने कहा कि ठीक है हम अंडा कटवाएंगे और तब पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार, फिर मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बुआ ये वही बाबा जिनसे आप अंडा कटवाती थी? तो उनका कहने का मतलब हाँ यही है। चलो, वो बाबा बहुत नामी है और बगल में ही थे, मतलब जो घर है फूफा जी का वो जंगलों के बीच में एक तरीके से, काफी सही लोकेशन है। तो उसी से थोड़ा दूर पे एक मजार बनी हुई है, ठीक है। वहां पर एक बाबा आते हैं, बड़े अतरंगी टाइप के, एकदम पंख वंख लगा, यहाँ पे एकदम पगड़ी वगड़ी बांधे, प्रॉपर ऐसा लगता है जैसे कोई सूफी संत आ गया हो यहाँ पे। तो गए और वहां पर करीब 12-15 लोग बैठे और सब अपनी अपनी प्रॉब्लम बताए पड़े कि हमको ये हो गया, हमको वो हो गया है, ऐसा ऐसा। और वो बाबा खूब चिल्ला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। और चिल्लाने के बाद वो क्या काम कर रहे हैं कि एक छोटी बोतल में जो होम्योपैथी वाली बोतल आती थी ना, जिसमें दवाइयां होती थी, मीठी वाली गोलियां इसमें रहती थी। एग्जैक्टली। तो उस बोतल में वो लाल रंग का कुछ खून टाइप का है, ओके, वो दे रहे हैं, कह रहे ये लो पी जाओ एक सांस में। अब वो इंसान ले रहा है, उसको पी जा रहा है एक सांस में। पीने के बाद अपना बाल बहुत तेजी से हिला रहा है वो इंसान। और ये हमने कहा यार ये तो सच में जादू है एक तरीके का। फिर कोई फला इंसान आता है और कहता है कि ये मेरे घर में किसने किया है, मुझे बताइए। तो बाबा कहते हैं अंडा काटना पड़ेगा। अब ये मैं प्रोसेस देख रहा था कि है क्या। तो बाबा ने क्या काम किया कि अंडा लिया, दिखाया एकदम क्लियर है कि नहीं है। और उसके बाद जो कहते हैं कि अगर अंडे का रंग लाल हो जाता है अंदर से, तो ये वही इंजेक्शन वाला सिनेरियो है। लेकिन उसमें इंजेक्शन भी नहीं दिया था, आदमी अंडा लाया था। तो अंडा लिया बाबा ने और उसको सीधा ऐसे धागे से काटा बीच से। तो जैसे ही काटते हैं अंदर पूरा खून, जो जर्दी होती है उसका जर्दा होता है, वो पूरा खून से भरा हुआ।
अब वो इंसान डर गया कि मुझे लगता है कि इसने क्या, बाबा कहते हैं हाँ उसी ने उबले किया अंडे की बात हो रही है, उबले हुए अंडे की बात हो रही है। अब ये साइंस थोड़ा समझ में नहीं आया मुझे, तो मैंने समझ में आ रहा है इंजेक्शन वगैरह डाल के कुछ नहीं, इंजेक्शन से भी नहीं, क्योंकि वो इंसान अपने घर से लाया था एक तरीके से। अच्छा, अगर कोई नेचुरल ऐसे लाता तो मैं भी अंडा लेके गया कि बाबा मेरा करियर कैसा रहेगा, क्या रहेगा। अच्छा, ये मैंने बहुत किया है, टेस्ट नहीं कर रहा था मैं बस दे रहा था कि भाई आप एक बार करें और मैं आपके अंदर आस्था रखता हूँ। तो उसने लिया और उसने उसमें से भी खून निकाल दिया और बोला कि तुम्हारा करियर अभी डाउन जाएगा, फिर ये हो जाएगा। अब मैं थोड़ी देर सोचने लगा कि हाउ इज इट पॉसिबल। फिर मेरे को मेरे दोस्त ने बताया, वो थोड़ा केमिकल रिसर्चेस और इन सब चीजों में बहुत ज्यादा है, तो उसने बोला कि वो जो धागा यूज करता है वो देखना एक बार। अब मैं समझ नहीं पाया, वो बोला कि धागे में वो कुछ तो केमिकल होता है, उसने पता नहीं क्या नाम बताया था, पर मैग्नेट वगैरह, वो उसमें भिगा कर रखते हैं उस धागे को, और धागे को निकालते हैं, उससे जैसे ही काटते हैं तो जहां जहां के संपर्क में आएगा वो लाल कर देगा उसको, ऐसा करके। और एक्चुअली वो धागा वैसे ही रखा हुआ था, तो समझ में आया सब धागे का कॉन्सेप्ट है। फिर वो मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइंस भी नहीं थी इसकी, कुछ साइंस नहीं थी। और लोग, राहुल आप विश्वास माने, कम से कम नहीं तो 50,000 60,000 पर डे का चढ़ावा था उनके यहाँ का। मैं अर्श इसके ऊपर ना अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो फ्यूचर बताने वाली जो चीजें होती हैं, तो इसमें पहली बात तो आपका विश्वास कितना है? मतलब मेरा ऐसा मानना है कि फ्यूचर को सिर्फ अंदेशा लगाया जा सकता है, अजम्पशन किया जा सकता है। आप गेस कर सकते हो कि हाँ अभी यार गाड़ी इतनी स्पीड में चला रहे हैं तो इतनी देर बाद यहाँ तक पहुंच जाएगी, जो फिजिक्स कहता है, साइंस जो कहता है एक तरीके का कि भाई आप इतने किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो आप कानपुर से नोएडा या परी चौक तक पहुंच जाएंगे इतने घंटे में, एस्टिमेटेड टाइम है। आप गूगल मैप ले लीजिए ना राहुल, आप डालिए यहाँ से कानपुर का लोकेशन, वो दिखाएगा 2 घंटा समथिंग, तो फ्यूचर अजम्पशन कर रहा है ना। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे एक छोटा राशिफल एक चीज होती है, ठीक है, हर अखबार में छपता है भाई ये होगा वो होगा, परिवार में रिश्तों में खटास आएगी या मधुर होंगे, और जो भी है। तो पहली बात तो अच्छा, आपका ये जो ज़ोडिएक और राशि अगर होता है, इसमें आपका क्या मतलब लगता है कि आपको ये, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेक सेंस या मेक सेंस अब उनके लिए कि गणना कर सकते हैं, जिनको एक्चुअली में गणनाएं करनी आती हैं, मेजरमेंट्स करनी आती हैं, ये सारी चीजें विक्रमादित्य से पहले नहीं थी ना। राशि जो थी, क्योंकि वहां के जो उनके जो 9 रत्न थे, जो ज्योतिष थे, उसमें से वहीं से ज्योतिषी शुरू हुई है। तो उसके पहले क्या, उसके पहले ग्रह और नक्षत्र नापे जाते थे, उनको समझा जाता था मेरे हिसाब से। आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा इसको लेकर ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, बट ये बताते थे कि इस ग्रह नक्षत्र की ये ग्रह दशा चल रही है, दशा और दिशा की बात होती थी पहले, ऐसा कहने का मतलब है। राइट, जो कि एस्ट्रोनॉमिकली कैन मेक सेंस की, मतलब आपके, मतलब मैं बहुत रफ सा आइडिया बोल रहा हूँ कि वो आपके क्लाइमेट को एक तरीके से अफेक्ट कर सकता है, लेट्स जस्ट से लाइक दैट, एग्जांपल के तौर पे बिल्कुल करता है। तो अगर आप उसमें कोई खेती का प्लान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वो आप उस पे कोई बता सकता है कि भाई बारिश होगी या नहीं होगी, मतलब बता सकता है कि भाई आपने ग्रहों की दशा और दिशा देखकर बोल दिया कि इस ग्रह का प्रभाव तुम्हारे ऊपर ये पड़ सकता है। अच्छा अर्श, मैंने ये सुना है कि कि शायद हम लोगों ने जो माइथो वाली सीरीज अपनी उसमें बातचीत भी करी है कि अब जैसे अर्थ के हमारे चारों तरफ इतने सारे प्लैनेट्स हैं, और भी दुनिया जो हमारी जो पैरेलल यूनिवर्सेस हैं उनके भी ग्रह वगैरह हैं, तो इनका भी एक ग्रेविटेशनल पुल पड़ता है हमारी अर्थ के ऊपर। बिल्कुल पड़ता है। जो ग्रह दशा का इम्पैक्ट आपके शरीर पे बताया जाता है, आपके जीवन पे, तो बेसिकली उनका लॉजिक ये है कि आपके जब आप पैदा हुए थे तब फलाना जो ग्रह था वो इस एंगल पे था, तो बेसिकली आपका उस ग्रह का अट्रैक्शन इतना है, मतलब उस पे होगा जी रहा होगा। मतलब मैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ज्योतिषी में आपको बता रहा हूँ। अब आपकी बॉडी के ऊपर एक ग्रह का गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, ठीक है, ग्रेविटी लग रही है, उसका आपकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? अगर हमारी बॉडी में हम लोग कहते हैं कि जब फुल मून होता है तो काफी लोग मन से विचलित हो जाते हैं जी, क्योंकि आपकी बॉडी में 70% वाटर है, और जो फुल मून है, जो चांद है, वो वाटर को उसकी ग्रेविटी पुल करती है, तभी शायद हाई टाइड होते हैं समुद्र में, ज्वार भाटा होता है। तो अगर पानी समुद्र का इतना ऊपर उठ सकता है और आपकी बॉडी 70% वाटर है, तो जाहिर सी बात है वो ऊपर पुल करता होगा, उसका शायद कोई इफेक्ट होता। ये सब एक बहुत गैस वर्क वो वाले चीजें हैं, कि जो शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा हुआ होगा। हो सकता है, अगर समुद्र का पानी उठ सकता है और आपकी बॉडी में पानी है तो कुछ इम्पैक्ट शायद पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता होगा। इनफैक्ट यार, जब आप किसी को अंग्रेजी में देयर इज अ वर्ड कॉल्ड लूनेटिक का मतलब ही होता है जो पागल है।
और लूनर आता है, लूनर डे आता है लूनर से, मून से। तो मून का बड़ा हमेशा ही ना एक पूरे चांद का एक बड़ा कल्चरल हर उसमें इम्पैक्ट रहा है। हाँ, मतलब उसमें तो हर जगह थ्योरी भी सेम रही है, ऐसा नहीं कि मोरलेस थ्योरी भी सेम रही है सबकी। बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पे जो मेरा सवाल था अर्श, कि मुझे ऐसा लगता है कि जो राशियां होती हैं ये एक तरीके से आपकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आप भाई फलाना राशि में पैदा हुए हैं, आपकी हरकतें कुछ ऐसी हो सकती हैं। और उन हरकतों के एहसास हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई तुम अगर आप आर्टिस्टिक हैं बाय नेचर, तो आप जाहिर सी बात है फिल्मों में या क्रिएटिव कामों में ज्यादा एक्सेल करेंगे। अगर आप ज्यादा क्वांटिटेटिव है अपने दिमाग में, आपको मैथ्स ज्यादा समझ में आती है, तो आप उस फील्ड में। सो these are like smart guessworks। ये जो प्रिसाइसली बता दिया जाता है जी, मैंने ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब मैंने जब देखा कि आप भी जब एक आध केसेस वगैरह आपने इंटरेक्शन किया है, तो आपने ये चीज भी लाइक वहां बताई है कि कि ये इवेंचुअली एंटिटी कुछ ऐसा करेगी। तो मतलब अजम्पशन किया है मैंने वहां। ये अजम्पशंस होते हैं या मतलब ये इसके पीछे का मतलब लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या आपके दिमाग में चल क्या होता है उस वक्त? अब राहुल, जैसे पहले तो हम ज्योतिष वाला कंप्लीट करते हैं। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो ऑफेंस टू एनीवन, मुझे उतना ज्यादा बिलीव नहीं है, क्योंकि वो गणनाएं होती हैं। अपनी पर्टिकुलर गणनाएं, उसमें कोई साधना का इम्पैक्ट नहीं होता है। दूसरा कि जब कोई ज्योतिष या फिर कोई ऐसा इंसान ये प्रेडिक्ट कर देता है कि भैया 10 साल बाद तुम्हारे साथ ये होने वाला है, या फिर 10 साल बाद तुम्हारा करियर बदल जाएगा, या तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। मुझे कई ऐसे लोग भी मिले हैं जो कह रहे हैं कि मैंने उनसे पूछा था 10 साल पहले, तो 10 साल बाद वही हुआ जो उन्होंने बोला था। तो मुझे कई सारे ऐसे लोग मिले हैं, लेकिन 95% तक मैंने ऐसा देखा है कि तुम जब अपनी ऊर्जाएं पूरी तरीके से किसी को समर्पित कर देते हो, एक तरीके से सरेंडर्ड हो जाते हो उसके सामने, तो उस इंसान की अपनी कॉन्शियसनेस जो होती है वो तुम्हारी मेन रियलिटी कन्वर्ट हो जाती है, वो तुम्हारी मेन रियलिटी में बदल जाती है। धीरे धीरे तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारी जो सोच है, उस तरीके से ढलना शुरू हो जाएगी। लेट्स सपोज किसी आप ज्योतिषाचार्य के पास गए और उन्होंने बड़े ही कह सकते गंभीर रूप से आपसे कह दिया कि यार आप जो है राइटिंग में मत जाइए, आप एक्टिंग में जाइए। ठीक है, एक वैलिडेशन मिल गया हमको कि भाई इसने बोल दिया है, नाउ आपका दिमाग उस चीज में वर्क कर रहा है, मिल गया। अब आप कहीं पे डाउन भी होगे ना, तो आपके कॉन्शियसनेस में ये रहेगा कि ओ माय गॉड, उसने ऐसा बोला था कि चलो एक बार करते, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, अब हमें कुछ ना कुछ तो होगा। तो एनी विच वे जब आप उस चीज में बहुत फोकस्ड रहेंगे तो होगा कुछ ना कुछ। ये आम धारणा है। मैं भी एक्चुअली अर्श, मैं भी यही कहना चाहता था जी, कि अगर किसी का बिलीफ किसी अच्छी चीज को लेकर स्ट्रांग हो रहा है, भले ही इन सब तरीकों से, तो फिर मुझे वो चीज एक तरीके से जस्टिफाइड भी लगती है यार, कि चलो कहीं उसको कोई आस मिल नहीं रही है, अगर कोई होप दे रहा है तो इतना गलत भी क्या ही कर रहा है। इवन इन द साधनास राहुल, जब मैं किसी चीज को देखता हूँ या कोई केस आता है, तो उनको मैं ये बताता हूं कि शायद ऐसा हो सकता है। मैं कभी ऐसा ये नहीं कहता हूं कि होगा, यही हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो ये कहते हैं कि अच्छा अगर तुमने ये नहीं करा तो ये हो जाएगा, अब तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो उनका मेन मंतव्य होता है पैसे निकालना। बात ये होती है जो पैसे नहीं लेते हैं उनका, वो कभी भी आपको फ्यूचर नहीं बताएंगे। मैं कुछ ऐसे साधकों को भी जानता हूं राहुल, जिनको फ्यूचर पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको सब पता है आगे क्या होने वाला है। मैं जानता हूं अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को, एक नहीं बहुत सारे। पर उनके कहने का मतलब है कि यदि हमने यूनिवर्स या ब्रह्मांड को छेड़ दिया ये बताकर कि आगे क्या होने वाला है जी, तो आपके साथ भी गलत होगा, मेरे साथ भी गलत होगा। हम दोनों की टाइमलाइंस खिसक जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, क्योंकि एक्चुअल में जो होने वाला था वो होगा नहीं। फिर मतलब ये एक बहुत बड़े त्रिष्टा घोरी थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि यदि भविष्य तुम जान भी लिए, मतलब जैसे भगवान श्री कृष्ण को पता था भविष्य में क्या होने वाला है, उनको पता था महाभारत का परिणाम क्या है, पर उन्होंने युद्ध के विनाश को रोका नहीं, उन्होंने चलने दिया। यही उन्होंने अघोरी ने मुझसे बोला। मैंने बोला ऐसा क्यों किया? उन्होंने रोक सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो उन्होंने बोला यदि वो रोक देते तो कभी ऐसा होता नहीं, कभी विजय ना होती, कभी इस युद्ध में इतनी सारी चीजें ना होती, कभी ये युग ही ना खत्म होता, इतना ज्यादा वो था। तो उनको पता था कि परिणाम क्या है। यदि वो परिणामों में जरा सी भी छेड़छाड़ करते तो महाभारत आज भी चल रही होती। अमर तो थे उसमें, कई सारे ऐसे अमर लोग थे, वो आज भी चल रही होती। कुछ लोग शायद अभी भी अमर है, कुछ लोग अभी भी अमर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिसको परिणाम पता होंगे आगे के, वो बोलेगा नहीं, क्योंकि यदि वो बोल देगा तो उसकी अपनी निजी जिंदगी पर भी फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है, पॉसिबल है। तो इसलिए जो हो रहा है उसको होने देते हैं। आपने यश वो एक फिल्म देखी है फाइनल डेस्टिनेशन,
जी देखिए। तो अगर किसी ने ना देखी हो तो मैं बता दूं, उस फिल्म में बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप मौत को रोक नहीं सकते हैं। मतलब एक एक्सीडेंट होने वाला होता है, एक लड़की आके उस एक्सीडेंट को टाल देती है, तो कई लोगों की मौत जो अपेरेंटली उस टाइम पे निर्धारित थी वो टल जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बच जाते, इवेंचुअली जितने भी पैसेंजर्स थे उस फ्लाइट में वो सारे के सारे मरते हैं, बड़ी अजीबोगरीब मौत मरते हैं, अजीबोगरीब तरीके से। ये जो एक चीज है हर्ष, ये आपको क्या लगता है? मतलब ये जो थ्योरी सुनने में बड़ी फैसिनेटिंग लगती है, एक तरीके से लॉजिकल भी लगती है कि आपकी जो मौत है वो डिफाइंड है, बट इज इट लाइक अगर ऐसा टाल दिया जाए तो क्या मतलब लाइक? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तंत्र साधना के जरिए ये सब करते हैं। उनको पता चलने वाला होता है कि वो मरने वाले हैं, तो अपने लिए और साधनाएं करते हैं और अलग अलग चीजें। जाता है कि हम लोग मरने वाले, मतलब कभी कभार ऐसा होता है, लेट्स सपोज उसको भारी बीमारी है, कैंसर है, जी, और वो मरने ही वाला है। अब क्या काम करा, इस इंसान ने साधना शुरू कर दिया, एक रियल घटना है, उस इंसान ने साधना शुरू कर दी। साधना के दौरान उसने बोला कि भाई मुझे बचा लो, तो सिद्धि ने उसको बचा तो लिया, लेकिन उससे उसका सब कुछ छीन लिया, उसका बच्चा, उसकी बीवी, ये सब फलाने ढिमाका। तो एट दी एंड उसने क्या काम करा, उसने अपनी सिद्धि भी त्याग दी, खुद भी मर गया। मौत तो लिखी है तुम्हारी, तुम मरोगे तो जरूर, तुमने टाल दिया फिर भी मरोगे, हो सकता है थोड़ा दिन बाद मरो। इसीलिए मेरे पास आज भी मैसेज आते हैं राहुल ऐसे कि इन्हें बचा लो, उन्हें बचा लो, मतलब जो नेचुरल उससे होते हैं कॉजेस से। तो मैं कभी उसको एंडोर्स नहीं करता हूं कि मैं उसको बचाने पे रेडी हो जाऊं। मतलब कोई इंसान है लेट सपोज जो करीबन 89 और या फिर 98 साल का है मान के चलो, और उसको बीमारी है, वो आईसीयू में एडमिट है, तो मैं कैसे बचा लूं उसको? आई थिंक उसके लिए तो शायद बेटर भी यही है कि वो खुशी खुशी आराम से चला जाए, और जितनी सुविधाजनक तरीके से हो सके अपने प्राणों को त्याग। मैं ये कर सकता हूँ कि भाई वो दर्द में ना मरे, मैं इतना प्रे कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं उसको बचाने पे आ जाऊं। एक ऐसे ही केस आया था, वो लड़की मेरे पास आई, उसने बोला बचा लीजिए बचा लीजिए, मैंने कहा नहीं हो पाएगा। मतलब जिसकी मौत निर्धारित है वो कैसे मतलब बच सकता है? तो वो लड़की किसी अघोरी के पास चली गई होगी या कोई कबाली के पास गई होगी, उसने पता नहीं क्या क्या किया, नारियल वारियल रख दिया अपने बाबा के सर के पास, अब रखा, और उसके बाद बाबा बच तो गए एक दिन तक, लेकिन एक दिन तक जो बचे वो दिन में, उस दिन में उस लड़की का भाई खत्म हो गया। तुम लिया ना, कॉज तो हुआ ना कुछ। तुम यूनिवर्स को छेड़ोगे तो क्या होगा? उसके बाद उनके बाबा भी एक दिन बाद खत्म हो गए। मतलब यूनिवर्स को अपना बैलेंस मेंटेन करना आता है, अगर तुम रोकोगे तो किसी ना किसी तरीके से वो कर ही लेगा, और उसको तो लेके जाएगा ही जाएगा, प्लस तुमने जो गलत किया है उसका परिणाम भी कहीं ना कहीं जरूर भुगतेगा। अर्श, अगर एक हाइपोथेटिकली अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, कि आपको लगता है अस एज अ सोसाइटी, मतलब मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी रजनीश ओशो के ऊपर, ठीक है? तो ओशो के आश्रम में अगर किसी की मौत होती थी तो उनका ट्रेडिशन ये है ओशोइट्स का कि वो उसकी जो अर्थी होती है ना उसको ऐसे बारात की तरह ले जाते हैं जी, नाचते गाते म्यूजिक डांस वांस करते हुए जाते हैं। बड़ा अजीब है, मतलब आपका जितना भी करीबी हो आपको ये आप रो नहीं सकते, आवाज़ गाते हुए जाएंगे, ये उनका ट्रेडिशन है। जी। तो ये मतलब ये सेंड ऑफ करने का तरीका है। मैं काशी में अक्सर देखता हूँ, हम लोग शायद कई बार इस बारे में बात भी कर चुके हैं कि काशी में लोग कई ऐसे होते हैं जो मरने के लिए ही आते हैं, वहां पे हॉस्टल्स बने हुए हैं कि आप जाइए वहां पे अपनी मौत का इंतजार करिए, जो मुझे बड़ा ही सरियल लगता है एक तरीके से जी। तो यार अगर मैं आपसे पूछूं अर्श कि क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी को, नॉट जस्ट इंडिया की, इन जनरल दुनिया की, हमारी सोसाइटी को, डू वी नीड टू बी मोर ओके विद द आइडिया, विद द फैक्ट कि यार मौत इनएविटेबल है, उसको टाला नहीं जा सकता, और हम लोग मौत के साथ एक तरीके का एक पीस बना ले, एक्सेप्टेंस ले आए। जी बिल्कुल, मतलब यदि आप मौत के साथ एक्सेप्टेंस रख लेंगे तो आप शायद जिंदगी के हर एक लम्हे को और अच्छे से जी पाएं।